बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी एक ऐसा नाम है जो 2014 से ही सुर्खियों में है। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक का सफर मांझी कम समय में तय कर चुके हैं और बिहार में चुनाव जब नजदीक आते हैं तो मांझी अपने फैसले से चौंका देते हैं। एक बार फिर मांझी सुर्खियों में है और बिहार की सियासत में सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर मांझी का मन डोल रहा है। मुझे लगता है कि जहां उन्हें उचित सम्मान मिलेगा वहां हो जाएंगे। के साथ पूरी मजबूती के साथ है और आगे भी रहेंगे। संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कोई ना किसी का परमानेंट दोस्त होता है न दुश्मन होता है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर यह कि कांग्रेस ने एक बड़ा दावा किया है कि बिहार में चंद महीनों की सरकार है। अखिलेश सिंह ने यह बातें कही हैं कि बिहार में चंद महीनों की सरकार है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मांझी और सहनी को एनडीए में घुटन हो रही है। यह कहना है अखिलेश सिंह का। जल्द ही बिहार में नई सरकार बनेगी और नई सरकार को आरजेडी ही लीड करेगा। तो कांग्रेस का एक बड़ा दावा इस वक्त सामने आ रहा है, नई सरकार को आरजेडी लीड करेगा और इसकी गहमा गहमी चल रही है। वहां की सरकार चंद दिनों चंद महीनों की सरकार है, वहां नई सरकार का गठन सुनिश्चित है। आरजेडी लीड करेगी नई सरकार को, मांझी सहनी आ सकते हैं क्योंकि अब आरजेडी को का एमएलए ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि आरजेडी लीड करेगा। वहां सरकार में कुछ हो नहीं रहा है। जिस तरह से कोविड महामारी में हजारों लोग की जान गई और मंत्री बन के भी और हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना किसको अच्छा लगेगा। तो चाहे वो मांझी जी की पार्टी हो, मुकेश सहनी जी की पार्टी हो, कोई वहां ठीक नहीं फील कर रहा है। और इधर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया और कहा कि जीतन राम मांझी ने सत्ता के लिए लालायित लोगों को एनडीए में शामिल होकर करारा जवाब दिया। उससे वो बौखलाहट में हैं और सत्ता पाने की लालसा में उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। केसी त्यागी का दावा है कि बिहार में सरकार अपना पूरा टर्म पूरा करेगी। और उनके सहयोगी साथियों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सत्ता के जो लोलुप लोग हैं उनको करारा जवाब दिया है। सरकार का स्थायित्व है, सरकार स्थायित्व है और ये एक कार्यक्रम के तहत चलने वाली सरकार है। इसमें न धन बटोरने का न परिवार को आगे बढ़ाने का कोई प्रोविजन है, लिहाजा ये अपना कार्यकाल पूरा करेगा। तो हाल के दिनों में मांझी की मुलाकात और बयानों ने सियासत को कई सवाल छोड़े हैं, जिनमें एक टीका लेने के बाद 23 मई को किया गया मांझी का ट्वीट है, जिसमें मांझी ने वैक्सीन को लेकर दी जा रही सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर सवाल खड़ा किया। 14 मई को ट्वीट कर कहा कि बेरोजगार युवाओं को 5,000 का बेरोजगारी भत्ता सरकार कब देगी। 29 मई को अपने आवास पर वीआईपी अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी से मुलाकात की और इस मुलाकात के मायने तक निकाले जाने लगे कि क्या मांझी का मन फिर से डोल रहा है। तो हम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है उससे क्या निकलकर सामने आता है, ये बात होगी। लेकिन बिहार की सियासत मांझी के नाम पर एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। जीतन बाबू मांझी जी का एनडीए सरकार में मन अब डोल रहा है। सरकार के कई निर्णयों के खिलाफ उन्होंने अपनी राय रखी है बेबाकी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। जिस तरह वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री जी का तस्वीर लगा था, तो आदरणीय मांझी जी ने कहा था कि जो कोरोना काल में जिनकी जान गई है, डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री जी का फोटो होना चाहिए। तो आदरणीय मांझी जी को इस सरकार में तवज्जो मिल नहीं रहा है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। सरकार की कार्यप्रणाली से वह बेहतर तरीके से अवगत है। यदाकदा उनकी मुलाकात आदरणीय नीतीश कुमार जी से होती रहती है और अपनी बातों को वो मुख्यमंत्री जी के सामने रखते आए हैं। और मुख्यमंत्री जी तो पूरे प्रदेश के हैं, कोई भी अपनी बात को, अपनी मांग को आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने रख सकता है। जीतन राम मांझी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वह एनडीए के वरिष्ठ सहयोगी हैं।
वो एनडीए की मजबूती के लिए लगातार काम करते रहते हैं। देखिए, कई लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। बिहार में कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही है। अगर हम किसी को मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हैं, किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बिहार की सत्ता डोलने वाली है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर उन्हें चुना है। ये जनता की चुनी हुई सरकार है और आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जब तक जिस्म में प्राण है तब तक वो नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। पंचायत मामले में कैबिनेट के फैसले पर आरजेडी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री विजय प्रकाश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने गांधी जी के सपनों को खत्म किया है। सरकार का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। कल का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण रहा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपनों पर गोडसे रूपी आरएसएस का टोपी पहनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के ठेकेदारी 16 वर्षों से लगातार कर ही रहे थे, मन नहीं भरा, जिसके कारण अब महात्मा गांधी के सपनों को चूर करते हुए वह पंचायतों का ठेका लेना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बेगूसराय में सिमरिया गंगा घाट में पुल निर्माण के दौरान एक क्रेन मशीन के डूबने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल चकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया गंगा नदी में 6 लेन का पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और मंगलवार की देर शाम तेज हवा में पुल के पिलर नंबर 13 के निर्माण कार्य में लगा क्रेन जेट गंगा नदी में देखते देखते डूब गया। चक्रवाती तूफान और मूसलाधार बारिश से उफनाई गंगा नदी अचानक रौद्र रूप में आ गई। पानी की धारा में इतना गति है कि वो अपने साथ कुछ भी बहा लेने को बेताब नजर आ रही है। उसी धारा के बीचों बीच 1150 करोड़ रुपए की लागत पर 6 लेन पुल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसी पुल की नींव खोदने के लिए जेटी के ऊपर भारी भरकम क्रेन को तैनात किया गया है। लेकिन गंगा नदी के पानी में इतना उफान है कि टनों वजनी क्रेन भी अपनी जड़ों पर टिक नहीं पा रहा। तभी अचानक पानी के तेज हिलोरों से जीटी हिलने लगती है और उस पर रखा क्रेन भी कांपने लगता है। थोड़ी देर में जेटी के साथ साथ क्रेन नीचे झुकने लगता है। ये देखिए, क्रेन थोड़ा नीचे झुका, थोड़ा और नीचे झुका और फिर पूरा का पूरा क्रेन और जेटी गंगा नदी में समा गया। ये घटना हुई सिमरिया घाट पर, जहां 6 लेन पुल के पाया नंबर 13 का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। लेकिन आंधी तूफान के दौरान गंगा नदी में इतना तेज उफान आ गया कि ये क्रेन अपनी जगह पर टिक नहीं पाया और देखते ही देखते गंगा नदी की अथाह धारा में विलीन हो गया। एक बार फिर देखिए, गंगा नदी की तेज धारा के बीचों बीच खड़ा ये क्रेन थोड़ा नीचे झुका, थोड़ा और नीचे झुका और फिर नीचे झुकते झुकते पूरा का पूरा क्रेन पानी में गायब हो गया। अब विशालकाय क्रेन की बजाय सिर्फ उसका ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। बाकी का हिस्सा गंगा नदी में डूबा हुआ है। जब ये सब हो रहा था, तब गंगा नदी के तट पर मौजूद कुछ युवकों ने इसका वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय।
और मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के सोहरावल गांव के पास नेपाल से आने वाली धौंस नदी का तटबंध कुछ जगहों पर टूटा है और ऐसे में स्थानीय लोगों में मानसून के पहले खौफ देखा जा रहा है। दरअसल करहरा पंचायत के सोहरावल गांव के पास कुछ साल पहले पानी के दबाव के चलते धौंस नदी का बांध टूट गया था और इसके बाद फौरी राहत के लिए प्रशासन की ओर से दीवार बनाकर पानी के बहाव को रोका गया, लेकिन बीते सप्ताह चक्रवातीय तूफान के चलते लगातार हुई बारिश में वो दीवार भी ढह गई, जिससे धौंस नदी का पानी गांव की ओर रिसने लगा है। इस टूटे हुए तटबंध का जायजा लिया अमित रंजन ने। मधुबनी जिले में बाढ़ पूर्व तैयारी जोर शोर से जारी है। प्रशासन के द्वारा हर नदी के किनारे तटबंधों की मजबूतीकरण का काम या जो बांध की ऊंचाई बढ़ाने का काम किया जा रहा है, लेकिन मैं अभी यहाँ मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में सोहरावल गांव में हूँ। यहाँ धौंस नदी के किनारे हूँ मैं। धौंस नदी जो नेपाल से यहाँ जो नदियाँ जो आती हैं अधवारा समूह की, उसमें धौंस नदी सबसे ज़्यादा तबाही मचाती रही है पिछले सालों में। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी जो चक्रवातीय तूफान में के चलते जो पिछले 3-4 दिन जो लगातार बारिश हुई, उस दौरान यहाँ धौंस नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, तेज़ी से यहाँ जलस्तर बढ़ा है। और यहाँ ये जो आसपास के जो गांव के जो लोग हैं, उनका कहना है कि ये धौंस नदी यहाँ 2019 में भी काफ़ी यहाँ बाढ़ से तबाही मची थी और ये 19 में यहाँ जो धौंस नदी के किनारे बांध बना हुआ था, वो बांध यहाँ जब जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था तो ये बांध यहाँ बह गया था। उसके बाद यहाँ जो टेम्प्रोरी राहत के लिए ये सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो यहाँ दीवार बनाया गया था, दीवार बनी थी, वो दीवार भी अभी जो बारिश हुई एकाएक जलस्तर बढ़ा, अब ये देख सकते हैं कि ये दीवार भी यहाँ ढह गई है, जिससे कि ये ग्रामीण काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। अभी जो नदी का हाल है, यहाँ अभी जल स्तर थोड़ा ही अभी बढ़ा है और ऐसे में जब ये जो यहाँ जो टेम्प्रोरी बांध बनाया गया था या जो दीवार बनी थी, इसके ढहने के बाद लोग काफ़ी दहशत में हैं और लोग चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल तो कुछ यहाँ राहत के लिए तुरंत कुछ किया जाए, लेकिन साथ ही लोग अस्थायी निदान चाहते हैं कि यहाँ जो ये सालों से इस इलाके के लिए ये नदियाँ यहाँ अभिशाप बनी हुई हैं, धौंस नदी या अधवारा समूह की नदियाँ, लोग चाहते हैं इसका कोई अस्थायी निदान हो कि यहाँ जो लाखों की आबादी हर साल प्रभावित होती रही है, उन्हें कुछ ये बाढ़ की समस्या से निदान मिले। बाढ़ की समस्या का वो चाहते हैं कि अस्थायी निदान हो। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। बगहा के पिपरासी तटबंध के निर्माण में भारी अनियमितता की बात सामने आई है। माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने तटबंध के निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाकर मामले की जांच की मांग की। विधायक ने संवेदकों पर कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया है। जनता के काम का मामला है, जनता के जीवन का सवाल है, जान माल की सुरक्षा का सवाल है और इसमें जो यहाँ जो लोग भी कार्यरत हैं वो तमाम लोगों ने कोई लापरवाही किया है। सब लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये यहाँ प्रश्न है। और इस लिहाज से हमारी पार्टी भाकपा वाले चुप नहीं बैठेगी। जहाँ जनता के जान माल का सवाल आएगा, जिंदगी का सवाल आएगा। और बड़ी खबर है मोतिहारी से, जहां सामने से आ रही रेलवे के अंडरपास कलवर्ट ब्रिज बनाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड को घंटों जाम रखा और मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के बीच चकिया रेलवे गुमटी नंबर 140 के पास परसौनी गांव में रेलवे का अंडरपास कलवर्ट ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि गांव पहले से बाढ़ और जलजमाव से प्रभावित है और ऐसे में अब अगर ये कलवर्ट ब्रिज बनता है तो बाढ़ के समय पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। इसमें दिक्कत है, आदमी को चलने में दिक्कत हो रहा है। नहीं पानी लग जा रहा है, साल भर तो पानी रहता है गांव में, उसमें भी कोड़वा दिया गया है। इसमें बाढ़ इलाका गांव है, पिछले साल भी बाढ़ आया था, पहले 2 लड़का भी डूब गया था। इसमें समस्या यही है कि ग्रामीण जनता के बहुत दुर्घटना है कि यह पानी खड़ा हो जाता है और आने जाने में बहुत कठिनाई है। यहाँ पोल पुलिया का कोई जरूरी नहीं है। पिछले साल हमको वही रोड चालू किया जाए, कुंटी वाला रोड चालू किया जाए, पोल पुलिया का कोई जरूरी नहीं है। देखिए, दोनों साइड अप्रोच बनाना है, इस साइड भी और दोनों साइड हम लोग अप्रोच बनाएंगे, पूरे ग्रेडियंट में बनाएंगे और दोनों साइड वो ढाल दे देंगे, ठीक है ना। ढाल दे देंगे, उसके बाद जहाँ पानी लग रही है वहाँ संप भी हम लोग बनाएंगे कि ताकि इसमें पानी नहीं आए और आराम से लोग निकल जाए। खबर है नवादा से, जहां 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कोलजा गांव का बताया जा रहा है। 2 परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और एक पक्ष विवादित जमीन पर मकान बना चुका था, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। विरोध के बाद दोनों तरफ से लाठी डंडे चले और इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
और बाढ़ के बहादुरपुर पंचायत का आयुर्वेदिक अस्पताल का हाल बेहाल है। कभी यहां इलाज करवाने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन वर्षों से यहां कोई आयुष चिकित्सक नहीं आया। अस्पताल का भवन जर्जर हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि आज भी अस्पताल सरकारी कागजों पर चल रहा है। अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिरुद्ध ने। खड़े हैं बाढ़ के अथवावाला प्रखंड के बहादुरपुर पंचायत स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल के बाहर। ये अस्पताल आप देखिए, ये ताला जो है वो बरसों से यहाँ लगा हुआ है। अंदर टायर है, गंदगी है, टूटा फूटा अवस्था, जीर्ण अवस्था में ये अस्पताल है। ऊपर दिख रहा है कार्यालय, यानी कि यह आयुर्वेदिक अस्पताल कभी ना कभी अच्छे हालात में चल रहे होंगे। हमारे साथ बहादुरपुर पंचायत के कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि अस्पताल कैसे चलता था और अभी क्या स्थिति है। क्या नाम हुआ था? रमाकांत सिंह। ये अस्पताल का हाल कैसे हो गया? यही तो 10-12 साल से इसका हाल बेहाल हो गया। 2-4 कोस के लोग यहाँ पढ़ाते थे और रोगी इतना लाइन लगा रहता था, पर्चा कटता था, सब का इलाज होता था, दवा दारू खुद को बनता था, सबको दिया जाता था। लेकिन 10 साल से एकदम बंद है। कितना तो सरकार एक तरफ आयुष चिकित्सकों को लेकर काफ़ी संवेदनशील दिख रही है, लेकिन आयुर्वेदिक अस्पतालों को लेकर सरकार का ढूल-मूल रवैया नीति है। अब ज़रूरत है कि आयुष चिकित्सकों को बहाल करें तो आयुर्वेदिक अस्पतालों का भी हाल सुधार करें। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। बिहार में आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया और इस लॉकडाउन में मिली छूट के साथ आज से पटना में इलेक्ट्रॉनिक दुकानें खुल गई हैं। दुकान खुलते ही ग्राहकों की एंट्री भी इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में शुरू हो गई। जायजा लिया अमित कुमार ने। लॉकडाउन 4 में जो है आज से दुकानों की खोलने की जो समय अवधि है उसमें बढ़ोतरी की गई है। सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी और इलेक्ट्रॉनिक दुकानें जो हैं वो भी आज से खुलेगी। और आज ये पहला दिन है जब 21 दिनों के बाद जो है लॉकडाउन 1, 2, 3 और के दौरान जो है ये बंद थी तमाम दुकानें। अब जाकर के ये दुकानें जो है वो आज से खुलनी शुरू हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मास्क लेकर के जो लोग हैं उन्हीं को एंट्री मिल रही है। सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करना है। आज से दुकान खुल रही है, तकरीबन 21 दिनों के बाद दुकान खुल रही है। कितनी राहत और जो यहाँ सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया उसका कैसे अनुपालन करेंगे? सरकार जो बोले हैं उसके अनुसार तो हम लोग को चलना ही है। जो भी ग्राहक आते हैं उनको पहले हम टेम्परेचर से चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही अंदर घुसाते हैं, सैनिटाइजर करते हैं, तब अंदर घुसते हैं। और ग्राहक से भी हम अनुरोध करेंगे कि जिनको ज़रूरत है, जिनको लेना है वही आवें, भीड़ ज़्यादा दुकान में नहीं करें। नहीं, राहत क्या है, ठीक है। जिसको ज़रूरत का सामान नहीं मिल रहा था अब मिलने लगेगा, यही है। प्रेमजीत कुमार। क्या कहेंगी जिस तरह से सरकार ने जो है लॉकडाउन 4 में ये सुविधाएं दी है, अनुपालन सभी को करना चाहिए? हाँ, खोल के तो अच्छा कि बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत था, तो इस वजह से ज़रूरी भी था। लेकिन वही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, मतलब सतर्कता बरत के ही पूरा मार्केटिंग किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 6 फीट सरकार ने कहा है कि कम से कम जो है 2.5 फीट की दूरी अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए उससे भी बेहतर तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। तकरीबन 6 फीट की दूरी जो है वो अनिवार्य कर रखा है। और यहाँ तमाम जो लोग हैं जो देखिए डील जो कर रहे हैं कस्टमर को, वो भी दूरी जो है उनके बीच की दूरी काफ़ी है। और ये बेहतर तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को तस्दीक करती है कि लोग जो हैं वो अब अवेयर हैं कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ने के लिए, जंग जीतने के लिए। तमाम जो लोग हैं वो अवेयर है और ये बेहतर तस्वीर पटना से देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले और टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 हमेशा सेवा में उपलब्ध है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।